जय हिंद। 12th क्लास, चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हमारे पास नया चैप्टर है केमिस्ट्री का, अध्याय 9 उपसहसंयोजी रसायन, चैप्टर नंबर 9 उपसहसंयोजी रसायन, उपसहसंयोजी रसायन। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उपसहसंयोजी रसायन होता क्या है, इसमें क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो केमिस्ट्री की ही एक शाखा, एक ब्रांच है, इसमें उपसहसंयोजी यौगिकों का अध्ययन किया जाएगा। उपसहसंयोजी यौगिकों का दूसरा नाम होता है संकुल यौगिक या संकर यौगिक। तो संकुल यौगिक का अध्ययन करेंगे या संकर यौगिक का अध्ययन करेंगे। तो परिभाषा बनी, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें उपसहसंयोजी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उपसहसंयोजी रसायन कहलाती है। ठीक है, तो रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें उपसहसंयोजी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उपसहसंयोजी रसायन कहलाती है। ठीक है, तो अब इसका पहला टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक है इसका आणविक यौगिक। आणविक यौगिक या इनका दूसरा नाम है, इन्हें योगशील यौगिक भी कहते हैं। योगशील यौगिक योग करके बने होते हैं, किससे? योग से बने होते हैं, दो चीज़ों को आपस में जोड़ने से मिलकर बने होते हैं। आणविक यौगिक मतलब दो अणुओं को जब एक निश्चित अनुपात में मिला दिया जाता है, योग करा दिया जाता है, तो जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे कहते हैं आणविक यौगिक या योगशील यौगिक। यानी परिभाषा बनी आणविक यौगिक की, जब दो या दो से अधिक अणु एक निश्चित अनुपात में संयोग करके जिस योगात्मक यौगिक का निर्माण करते हैं उसे आणविक यौगिक या योगशील यौगिक कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, परिभाषा क्या है। जब दो या दो से अधिक अणु एक निश्चित अनुपात में संयोग करके, जुड़ करके जिस योगात्मक यौगिक का निर्माण करते हैं उसे आणविक यौगिक या योगशील यौगिक कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए परिभाषा। जब दो या दो से अधिक अणु एक निश्चित अनुपात में संयोग करके जिस योगात्मक यौगिक का निर्माण करते हैं उसे आणविक यौगिक या योगशील यौगिक कहा जाता है। फुल स्टॉप। ठीक है, अब इनके प्रकार देखेंगे, नीचे हेडिंग डालेंगे आणविक यौगिक के प्रकार या योगशील यौगिक के प्रकार। पहला प्रकार जो है इसका वो है द्विक लवण। द्विक लवण फर्स्ट टाइप है इनका, जिसका नाम है द्विक लवण। द्विक लवण आणविक यौगिक का प्रकार है। यानी द्विक लवण आणविक यौगिक क्यों होंगे? दो या दो से अधिक अणुओं को निश्चित अनुपात में मिलाने पर प्राप्त होंगे द्विक लवण। यही है, क्योंकि ये आणविक यौगिक का ही प्रकार है, यानी ये भी अणुओं से ही मिलकर बने होंगे। तो होते क्या है, ये ऐसे आणविक यौगिक होते हैं जो ठोस अवस्था में स्थायी रहते हैं। ठोस अवस्था में स्थायी मतलब अगर ठोस अवस्था में है तो रखे रहेंगे, वैसे है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्हें जलीय विलयन में जल में डुबोएंगे तो वे घुल जाएंगे, यानी अपने अवयवी घटकों में वियोजित हो जाएंगे। इसका मतलब है जिनसे वे मिलकर बने थे उनमें वो वापस टूट जाएंगे, तो उन्हें कह दिया जाएगा द्विक लवण। ठीक है, तो परिभाषा इस तरीके से बनी कि वे आणविक यौगिक जो ठोस अवस्था में स्थायी परंतु जलीय विलयन में अस्थायी होते हैं, अर्थात जल में घोलने पर वे अपने अवयवी घटकों में वियोजित हो जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। ठीक है, फिर से समझ लीजिए द्विक लवण क्या है। द्विक लवण ऐसे आणविक यौगिक हैं जो ठोस अवस्था में तो स्थायी रहेंगे परंतु जल में घोलने पर वे अपने अवयवी आयनों में टूट जाएंगे, यानी जलीय विलयन में अस्थायी होंगे। ठीक है, और सुन लीजिए इनके बारे में। द्विक लवण जो होते हैं इनके भौतिक और रासायनिक गुण उनके अवयवी घटकों के समान होते हैं। मतलब ये जो द्विक लवण हैं, जिन भी चीज़ों से मिलकर बने हैं, जिन अणुओं से मिलकर बने हैं, तो जो भौतिक और रासायनिक गुण उन अणुओं के होंगे वो ही भौतिक और रासायनिक गुण किसके होंगे? द्विक लवण के होंगे। ठीक है, तो पूरी परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए द्विक लवण की। वे आणविक यौगिक जो ठोस अवस्था में स्थायी परंतु जलीय विलयन में अस्थायी होते हैं, अर्थात जल में घोलने पर वे अपने अवयवी घटकों में वियोजित हो जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। फुल स्टॉप। एक बार फिर से सुन लीजिए। वे आणविक यौगिक जो ठोस अवस्था में स्थायी परंतु जलीय विलयन में अस्थायी अर्थात जल में घोलने पर वे अपने अवयवी आयनों में वियोजित हो जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे कि इनके भौतिक और रासायनिक गुण अवयवी घटकों के समान होते हैं। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल देख लीजिए इनके द्विक लवण के एग्जाम्पल।
द्विक लवण के एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास फिटकरी। जैसा फिटकरी होता है सभी ने देखी है, फिटकरी कैसी होती है। फिटकरी या इसी का नाम है पोटास एलम। पोटास एलम कहते हैं, पोटास एलम, फिटकरी या पोटास एलम। सूत्र होता है फिटकरी का K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ये सूत्र है फिटकरी का, ये आपको याद होना चाहिए, पूछ सकते हैं फिटकरी का सूत्र। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ये सूत्र किसका होता है? फिटकरी का। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। 24 अणु जल के होते हैं इसमें फिटकरी के। दूसरा एग्जाम्पल का है हमारे पास फेरस अमोनियम सल्फेट, या उसका नाम है मोहर लवण। मोहर लवण, या दूसरा नाम क्या है इसका? फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट। सूत्र होता है फेरस अमोनियम सल्फेट AfeSO4। AfeSO4 अमोनियम NH4 का होल ट्वाइस SO4 और 6H2O। 6H2O, 6 अणु जल के होते हैं इसमें, ठीक है। फेरस अमोनियम सल्फेट भी, ये हो गया फेरस, ये हो गया अमोनियम, ये सल्फेट हो गया, फेरस अमोनियम सल्फेट। सूत्र होता है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O। ये सूत्र किसका है? फेरस अमोनियम सल्फेट का, ठीक है। तो द्विक लवण के हमारे पास दो एग्जाम्पल है, फिटकरी यानी पोटास एलम का K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। दूसरा सूत्र है मोहर लवण का, या जिसका दूसरा नाम है फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है। FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O। तो ये है हमारे द्विक लवण। कौन है? द्विक लवण। अब आगे बात कर लेते हैं। द्विक लवण के बाद दूसरा प्रकार है आणविक यौगिक का, जिनके बारे में पढ़ना है अपने को। नाम है उपसह संयोजी यौगिक। उपसह संयोजी यौगिक, इन्हीं के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। या इनका दूसरा नाम है संकुल यौगिक। दूसरा नाम क्या है? संकुल यौगिक, या इन्हीं को कहते हैं संकर यौगिक। संकर यौगिक, तीन नाम हैं इनके। उपसह संयोजी यौगिक, संकुल यौगिक या संकर यौगिक। तो ये भी आणविक यौगिक के ही प्रकार हैं, यानी अणुओं से मिलकर ही बने होंगे। तो ये ऐसे आणविक यौगिक होते हैं जो ठोस अवस्था और जलीय विलयन दोनों में स्थायी रहते हैं। मतलब अगर इन्हें जल में भी घोलेंगे तो वे अपने अवयवी घटकों में वियोजित नहीं होंगे, ठीक है। ये कहलाते हैं उपसह संयोजी यौगिक। और इनके भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं वो अवयवी घटकों से पूर्णतः भिन्न होते हैं। मतलब जिनसे ये मिलकर बने होंगे उनकी तरह इनके भौतिक और रासायनिक गुण बिल्कुल भी नहीं होंगे, अलग ही होंगे, ठीक है। चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए। तो परिभाषा इस तरीके से दे सकते हैं उपसह संयोजी यौगिक की या संकुल यौगिक की, कि वे आणविक यौगिक जो ठोस अवस्था तथा जलीय विलयन दोनों में स्थायी होते हैं, अर्थात जल में घोलने पर भी वे अपने अवयवी घटकों में वियोजित नहीं होते हैं, उपसह संयोजी यौगिक या संकुल यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए। वे आणविक यौगिक जो ठोस अवस्था तथा जलीय विलयन दोनों में स्थायी होते हैं, अर्थात जल में घोलने पर भी वे अपने अवयवी घटकों में वियोजित नहीं होते हैं, उपसह संयोजी यौगिक कहलाते हैं या संकुल यौगिक कहलाते हैं। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इनके भौतिक और रासायनिक गुण अवयवी घटकों से पूर्णतः भिन्न होते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर। उपसह संयोजी यौगिक का एग्जाम्पल कुछ भी लिख देता हूँ अपनी मर्जी से। मान लो K4 FeCN6। नाम अभी नहीं बताऊंगा, नाम आगे पढ़ने वाले, इन्हीं के बारे में तो पढ़ना है, तो अभी नाम जानकर आप कुछ करेंगे भी नहीं, समझ में भी नहीं आने वाला, ठीक है। ये हो गया। दूसरा एक आध और कुछ लिख दें। क्या लिख दें? K2HgI4। ये अपनी मर्जी से लिख दिए मैंने दोनों, ठीक है। तो ये हैं हमारे
कौन से? उपसहसंयोजी यौगिक या संकुल यौगिक। और ये है हमारे द्विक्लवण, ये अपने अवयवी घटकों में वियोजित हो जाते हैं, ये अपने अवयवी घटकों में वियोजित नहीं होते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से। क्वेश्चन कहता है कि द्विक्लवण और उपसहसंयोजी यौगिक में अंतर बताइए, या द्विक्लवण और संकुल यौगिक में अंतर बताइए। ठीक है, तो एक तरफ हेडिंग डालेंगे द्विक्लवण और दूसरी तरफ हेडिंग डालेंगे उपसहसंयोजी यौगिक, और अभी जो मैंने आपको बताया वो लिख देंगे। द्विक्लवण में लिखेंगे कि वे आणविक यौगिक जो ठोस अवस्था में स्थायी परंतु जलीय विलयन में अस्थायी होते हैं, अर्थात जल में घोलने पर वे अपने अवयवी घटकों में वियोजित हो जाते हैं, द्विक्लवण कहलाते हैं। संकुल यौगिक में लिख देंगे कि वे आणविक यौगिक जो ठोस अवस्था तथा जलीय विलयन दोनों में स्थायी होते हैं, अर्थात जल में घोलने पर भी वे अपने अवयवी घटकों में वियोजित नहीं होते हैं, संकुल यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, द्विक्लवण में लिखेंगे कि इनके भौतिक और रासायनिक गुण अवयवी घटकों के समान होते हैं। इसमें लिख देंगे कि इनके भौतिक और रासायनिक गुण अवयवी घटकों से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, तीसरे में एग्जाम्पल लिख देंगे, फिटकरी वगैरह ये एग्जाम्पल, और इसमें ये एग्जाम्पल लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अब इन्हीं के बारे में अपने को पढ़ना है, तो स्टार्ट करते हैं अपन उपसहसंयोजी यौगिक। देखते हैं क्या क्या होता है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। इसमें उपसहसंयोजी यौगिक में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसी के बारे में इस चैप्टर में अपने को इन्हीं के बारे में पढ़ना है। चलिए देखिए, तो एग्जाम्पल इस तरीके का है हमारे पास, अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। इसमें कितनी कितनी चीज़ें होती हैं वो देख लीजिए। हमारे पास ये उपसहसंयोजी यौगिक का एग्जाम्पल है, आप लोग इसे विशेष में नोट कर लेना। किसमें? विशेष में। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसमें बड़ा ब्रैकेट के बाहर ये चीज़ दिख रही है, तो ये वाली जो चीज़ होती है जो बाहर स्थित है, इस क्षेत्र को कहा जाता है आयनन क्षेत्र। आयनन क्षेत्र। बड़े ब्रैकेट के बाहर इस तरफ या इस तरफ वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? आयनन क्षेत्र। बड़े ब्रैकेट के बाहर वाला क्षेत्र आयनन क्षेत्र। जो बड़ा ब्रैकेट है इसे कहते हैं उपसहसंयोजन क्षेत्र। उपसहसंयोजन क्षेत्र। बड़े ब्रैकेट को क्या कह देते हैं? उपसहसंयोजन क्षेत्र। उपसहसंयोजन क्षेत्र। ठीक है, तो बड़े ब्रैकेट के बाहर इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, दोनों में क्या कहलाएगा? आयनन क्षेत्र। बड़ा ब्रैकेट वाला क्या कहलाएगा? उपसहसंयोजन क्षेत्र। अब उपसहसंयोजन क्षेत्र के अंदर एक धातु दिख रही होगी। क्या दिख रही होगी? धातु। डी ब्लॉक का तत्व हो सकता है या एफ ब्लॉक का तत्व होता है। संकुल यौगिक बहुत अच्छी तरीके से ये लोग बनाते हैं। तो जो धातु होगी उसे कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु, उसे क्या कह देते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो चीज जुड़ी रहेगी ये ब्रैकेट में, उसे कहते हैं लिगेंड। उसे क्या कह देते हैं? लिगेंड। उसे क्या कहते हैं? लिगेंड। या दूसरा नाम है इनका संलग्नी भी कहा जाता है। संलग्नी। संलग्न मतलब जुड़ी हुई चीज, संलग्नी। ठीक है, और लिगेंड की ये जो संख्या दिख रही है आपको बाहर 6 जो लिखा हुआ है, ये कहलाती है उपसहसंयोजन संख्या। उपसहसंयोजन संख्या। देखिए, उपसहसंयोजी यौगिक के अंदर इतनी चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले बड़े ब्रैकेट के बाहर इस तरफ या इस तरफ वाला क्षेत्र कहलाएगा आयरन क्षेत्र। बड़े ब्रैकेट को कहेंगे उपसहसंयोजन क्षेत्र। बड़े ब्रैकेट के अंदर जो डी ब्लॉक का तत्व या एफ ब्लॉक का तत्व यानी जो धातु उपस्थित होगी उसे कहेंगे केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो चीज लिखी रहेगी, जुड़ी रहेगी, उसे कह देंगे लिगेंड या संलग्नी। लिगेंड की संख्या को क्या कह देंगे? उपसहसंयोजन संख्या। तो ये आप सब विशेष में नोट कर लेंगे। ठीक है, अब कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं देख लेते हैं इसमें से जो पूछी जाती हैं। पहली परिभाषा बात कर लेते हैं लिगेंड की। लिगेंड की, या इसका दूसरा नाम है संलग्नी। लिगेंड या संलग्नी। चलिए सुनिए, लिगेंड या संलग्नी ये परमाणु, अणु अथवा आयन कुछ भी हो सकता है, और ये हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा और उससे उपसहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ जाएगा। तो परिभाषा बनी लिगेंड की, वह परमाणु अणु अथवा आयन, वह परमाणु अणु अथवा आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब इलेक्ट्रॉन के जोड़े का दान करके उपसहसंयोजी बंध का निर्माण करता है, लिगेंड कहलाता है।
चूंकि लिगेंड सदैव उपसह संयोजी लिगेंड सदैव केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसह संयोजी बंध के द्वारा जुड़ा रहता है, यही कारण है कि इसे संलग्नी भी कहा जाता है। संलग्न है, हमेशा संलग्न रहेगा, हमेशा जुड़ा रहेगा। तो लिगेंड की परिभाषा बनी तो ये कुछ भी हो सकता है, परमाणु, अणु अथवा आयन, और क्या करेगा, ये हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करेगा और उपसह संयोजी बंध का निर्माण करेगा और उससे जुड़ जाएगा उपसह संयोजी बंध के द्वारा। उसी को क्या कह देंगे, लिगेंड को कह देंगे। ठीक है, तो वह परमाणु अणु अथवा आयन, वह परमाणु अणु अथवा आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करके उपसह संयोजी बंध का निर्माण करता है, लिगेंड कहलाता है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे, चूंकि लिगेंड सदैव केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसह संयोजी बंध द्वारा जुड़ा रहता है, यही कारण है कि उसे संलग्नी भी कहा जाता है। ठीक है, लिगेंड के प्रकार, नीचे हेडिंग डालेंगे लिगेंड के प्रकार। पहला प्रकार है, ये कहलाता है एक दंतुर लिगेंड। एक दंतुर लिगेंड, एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एक दंतुर लिगेंड में कुछ खास पढ़ना नहीं, इसमें एग्जाम्पल ही देख लेना है बस, अभी आगे पढ़ेंगे। क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक है, ये हो गया एक दंतुर लिगेंड। दूसरे कहलाते हैं द्विदंतुर लिगेंड। द्विदंतुर लिगेंड, दूसरे क्या होते हैं, द्विदंतुर लिगेंड। एग्जाम्पल इसके SO4 के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर रहे हैं, और ऑक्सलेटो C2O4, इसके ऊपर भी 2 होते हैं यहाँ पर। ये हो गए द्विदंतुर लिगेंड। तीसरा कहलाता है बहुदंतुर लिगेंड। बहुदंतुर लिगेंड मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर रहा होगा। एग्जाम्पल EDTA है, एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटो, के ऊपर 4-, कहीं कहीं पे 6- भी करता है। 4 इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है और 6 इलेक्ट्रॉन युग्म का भी दान कर सकता है ये अपने। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई किसकी, लिगेंड की। किसकी हो गई, लिगेंड की। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिगेंड के बाद आगे देखते हैं, इसमें जो पूछी जाती है परिभाषा, वो पूछी जाती है उपसह संयोजन संख्या की। उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या। चलिए यही है उपसह संयोजन संख्या, 6 लिखी हुई है यहाँ पर उपसह संयोजन संख्या। तो किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से उपसह संयोजी बंध द्वारा जुड़े हुए लिगेंड की संख्या को ही उपसह संयोजन संख्या कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। किसी उपसह संयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से उपसह संयोजी बंध द्वारा जुड़े हुए लिगेंड की संख्या को ही उपसह संयोजन संख्या कहा जाता है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु की उपसह संयोजन संख्या हमेशा निश्चित होती है, फिक्स होती है। जैसे इसमें बदल नहीं सकते, 6 है तो 6 ही रहने वाली। तो यहाँ नीचे लिख देंगे कि इसमें एग्जाम्पल के लिए ये एग्जाम्पल ये लिखेंगे, इसमें K4Fe-CN6 का लिख देंगे इसमें कि इसमें केंद्रीय धातु परमाणु आयरन की उपसह संयोजन संख्या 6 है। ठीक है, तो ये हो गई परिभाषा किसकी, उपसह संयोजन संख्या की। अब इसी में एक और परिभाषा जोड़ देते हैं अपन, उपसह संयोजन क्षेत्र। उपसह संयोजन क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये बड़ा ब्रैकेट को कह रहे हैं उपसह संयोजन क्षेत्र। और इसमें कौन कौन सी चीजें उपस्थित हैं, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड, यही है, 2 चीजें उपस्थित हैं, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड। तो ये है उपसह संयोजन क्षेत्र, यानी किसी संकुल यौगिक का वह क्षेत्र, किसी संकुल यौगिक का वह क्षेत्र, वह एरिया, किसी संकुल यौगिक का वह क्षेत्र जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड उपसह संयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, उपसह संयोजन क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, किसी संकुल यौगिक का वह क्षेत्र जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड उपसह संयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, उपसह संयोजन क्षेत्र कहलाता है। फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक जानकारी हो गई इस चैप्टर में। और जितना भी पढ़ा है सब मोस्ट IMP है, जितना भी पढ़ा है सभी की पूरा का पूरा मोस्ट IMP यहाँ से। ठीक है, इतना आप लोग याद करेंगे पहले, इसके बाद अपन आगे बढ़ने वाले हैं जिसमें अपन
IUPAC नामकरण पढ़ेंगे उपसय संयोजी यौगिकों का, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, यानी मोस्ट IMP टॉपिक होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले IUPAC नामकरण करने की विधि देखनी पड़ेगी कि विधि क्या होती है। जब वो आपको याद हो जाएगी, विधि याद हो जाएगी, तभी नामकरण हो पाएगा, नहीं तो नामकरण नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन विधि की बात करने वाले हैं। चलिए खत्म करते हैं इसको यहीं पर। जय हिंद।